अब हम लोग इस प्रश्न को देखने जा रहे हैं जो हमारे सामने है। इसमें कहता है निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, उसके पश्चात आने वाले 2 प्रश्नांतों के उत्तर दीजिए। 6 अधिकारियों ABCDEF के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है। B और C दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे के दाहिनी ओर है। A का कार्यालय गलियारे में बाईं ओर है। E और F के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों में है, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं है। C और D के कार्यालय आमने सामने। E का कार्यालय गलियारे पे नहीं है। F का कार्यालय गलियारे में A के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है। ठीक है, सबसे पहले हम एक गलियारा बनाएंगे। ये गलियारा बना दिया, 1 2 3, ये डेटा तैयार कर दिया। अब इसी गलियारे से हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो आप ध्यान देखना, ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। इधर जो रहेंगे वो लेफ्ट वाले रहेंगे, इधर में रहेंगे राइट वाले में रहेंगे। अब प्रश्न में कहता है ए का कार्यालय गलियारे में बाईं ओर है, तो ए का कार्यालय कहाँ होगा? ऊपर की ओर। ई और एफ कार्यालय गलियारे विपरीत पार्श्व में, किंतु उनके कार्यालय आमने। सी और डी के कार्यालय आमने सामने है। ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है। एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है। ठीक है, यहां एफ रख दिया। अब ई को हम यहां रख देंगे। ठीक है, एक बात और कह रहा है, बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे के दाहिनी ओर है। यानी बी सी कहाँ है? दाहिनी ओर है। तो यहां हम रख देंगे बी और यहां रख देंगे सी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे कि बी को मैंने उधर क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा। एक बात और कह रहा है, सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, तो डी कहाँ जाएगा? यहां। अब सवाल ये था कि जो ई है वो किनारे पर नहीं हो सकता, तो अगर हम बी यहां रखेंगे तो सी को यहां रखना पड़ेगा, और जब सी को हम यहां रखेंगे यहां पर, तो यहां पे हमें डी को रखना होगा। तो एफ कहां चला जाएगा? एफ इधर आ जाएगा, जबकि एफ का कार्यालय जो है ए के कार्यालय के आगे की ओर है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो जो हमारा डेटा तैयार हुआ, यहाँ डी, यहाँ सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर बी। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बी को यहाँ और सी को यहाँ क्यों रखा, क्योंकि जनरली लोग ये मान के चलते हैं जो पहले आया वो पहले होगा, जो बाद आया वो बाद में होगा। पर इसी वजह से किया कि अगर हम सी को यहाँ रख देंगे फिर डी को यहाँ रखना होगा, और जब डी को यहां रखेंगे तो ए को अगर यहां रखेंगे तो ई और एफ आमने सामने हो जाएंगे, और एफ को अगर हम यहां रख देंगे यहां पर, और डी और सी यहां कर देंगे, तो एक कंडीशन दी है ना कि एफ का कार्यालय एक कार्यालय के आगे की ओर है, वो संभव नहीं होगा। इसलिए ये आंकड़ा हमारा बन गया। अब प्रश्न पूछ रहा है, यदि ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है तो उसके बाईं ओर किसका कार्यालय होगा? ये प्रश्न है हमारे सामने। यदि ई कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता तो उसके बाईं ओर किसका कार्यालय होगा? ये देखिए, ई अगर इधर मुंह करके बैठेगा तो उसके बाएं कौन होगा? सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। पूछ रहा है एफ का या के निकटतम पड़ोसी कौन है या कौन है? एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? देखिए, एफ का निकटतम पड़ोसी केवल ए। तो 26 में क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये है कॉम्प्रेंशन हमारे सामने। अब आप इस कॉम्प्रेंशन को पहले पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पढ़िए। मरुभवन किसी परितंत्र की जैव उत्पादकता के ह्रास की उस प्रक्रिया की व्याख्या करने वाला शब्द है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता की संपूर्ण हानि हो जाती है। यद्यपि यह घटना प्रायः शुष्क, अर्धशुष्क और अल्पार्द्र परितंत्रों से जुड़ी है, तथा आर्द्र उष्णकटिबंधों में भी इसका प्रभाव अत्यंत नाटकीय हो सकता है। मानव प्रभावित स्थलीय परितंत्रों का दरिद्रण, दरिद्रण मतलब होता है कि कमजोरी, विविध रूपों में दिख सकता है। त्वरित अपर्दन, जैसा कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का लवड़ी जैसा कि देश के अर्धशुष्क और शुष्क हरित क्रांति क्षेत्रों, उदाहरणार्थ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तथा स्थल गुणता ह्रास जो कि भारत के सभी मैदानों पर वनस्पति आच्छादन के व्यापक ह्रास, धान गेहूं की एक रस एक धान्य कृषि के कारण होने वाली एक आम घटना है। वनोन्मूलन का एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान में प्रतिकूल परिवर्तनों और संबंधित मृदा और पोषकों की हानियों से संबंधित है।
वनोन्मूलन के दुष्परिणाम निरपवाद रूप से अप्रदनकारी हानियों के माध्यम से होने वाले स्थल अवक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अप्रदन उच्चतम स्तर पर है। ठीक है, ही इसकी उच्च दरें वनोन्मूलन के वनों के नष्ट हो जाने के उपरांत दिए जाने वाले बेमेल भूमि प्रबंधन प्रणालियों के कारण चिंताजनक दर से बढ़ रही हैं। उदाहरणार्थ भारतीय संदर्भ में प्रमुख नदी तंत्रों गंगा और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से पर्वत के संदर्भ में पर्वतीय मृदा का कम होता जा रहा आर्द्रता धारण, हिमालयी क्षेत्रों अंतभौम झरनों अपेक्षाकृत छोटी नदियों के सूखते जाने का क्षेत्र वन आच्छादन में आए गुरु परिवर्तनों को दिया जा सकता है। एक अप्रत्यक्ष परिणाम जल के माध्यम से होने वाले उच्च और निम्न भूमि की अन्योन्य में आया उग्र बदलाव है। असम के चाय रोपण करने वालों की तत्कालिक चिंता ब्रह्मपुत्र के कछारों के साथ आने वाले बारंबार अपलावन के कारण चाय बागानों को होने वाली क्षति के बारे में है। एवं चाय बागान की क्षति और परिणाम स्वरूप होने वाली चाय उत्पादकता की हानि नदी तंत्र के बदलते मार्ग और गाद भराई के कारण नदी तल के बढ़ते जलस्तर के कारण स्थल मरुभवन के अंतिम परिणाम है। मृदा निम्नीकरण, उपलब्ध जल और उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक खाद्य और चारा ईंधन काष्ठ का उत्पादन में भी ह्रास ठीक है होता रहा है। अब इससे संबंधित हमारे सामने प्रश्न है। ठीक है, सवाल है, चूंकि कॉम्प्रहेंशन बहुत बड़ा था और ये कॉम्प्रहेंशन बड़ा होने के साथ साथ इसकी एक खासियत और थी। जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है प्रीलिम्स की, उसी समय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी परीक्षा होती है प्रीलिम्स की, दोनों साथ में ही होती हैं। इस वजह से कॉम्प्रहेंशन में ज़्यादातर प्रश्नों में आपको फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड विथ सिलेबस के हिस्से आपको मिलेंगे। नो डाउट ये पढ़ने में थोड़े से कठिन होते हैं। इसका एक रास्ता क्या है कि आप इसको तेज़ी से पढ़ें। कोशिश करें कि अगर छोटे कॉम्प्रहेंशन हो तो पहले आप उन्हें करें। अगर उनसे काम नहीं बनना, बड़े कॉम्प्रहेंशन में हाथ लगाने की ज़रूरत ही पड़ गई है, तो उसको बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ें। अब चूंकि ये कॉम्प्रहेंशन 3 खंडों में था, तो मैं प्रश्नों के साथ साथ कोशिश करूँ, चूंकि मेरे पास सामने रखा हुआ है पेपर भी, तो हम पेपर में जहाँ दिक्कत होगी वहाँ से हम देख करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27, इस परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में कौन से वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम है? यानी वन आच्छादन में जो ह्रास हो रहा है उसके परिणाम कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। ऊपरी मृदा की हानि यानी ऊपर का पोर्शन की हानि होती, बिल्कुल ये बात सही है। अपेक्षाकृत छोटी नदियों की हानि, ये बात भी सही है। कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह बात भी सही है। भूमि जल की हानि हो रही, यह बात भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिली हैं जब मैं तेजी से पढ़ रहा था। तो इस परिच्छेद में निम्नलिखित में कौन सा या सही निष्कर्ष यानी इन्फ्रेंस निकाला या निकाले जा सकते हैं? ठीक है, वनोन्मूलन कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, ये दिया हुआ है। भूमि का लवणी भवन केवल मानवीय क्रियाकलाप के कारण होता है, यहां केवल लगा दिया ना, इसलिए गलत है। मैदानों में गहन एक धान्य कृषि प्रथा उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका मरुभवन का प्रमुख कारण है, यह बात भी नहीं कही गई है। एक सही है, अर्थात केवल एक। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, मरुभवन के संदर्भ में जैसा कि परिच्छेद में वर्णन किया गया निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब देखिए, मरुभवन केवल केवल लगा दिया तो पहला गलत। बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम है, अनिवार्य टर्म लगा दिया तो यह भी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ आपको की फैक्ट तो मिलेंगे ही जहां से आप प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं, और कुछ में आपको प्रयास भी करने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए ऐसी फसल किस्मों की आवश्यकता होगी जो सूखा, गर्मी और बढ़ी हुई
कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करें, लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एक रूप किस्मों का समर्थन करती है, न कि उन किस्मों का जो अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्र अर्थात शुष्क दशाओं में सतत उच्च उत्पादन करने में समर्थ है। ठीक है। वर्तमान फसलों, नस्लों और उनके वन संबंधियों के आनुवांशिक संसाधनों के अपेक्षाकृत व्यापक निकायों को संरक्षित रखने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत अक्षुण्ण परितंत्रों जैसे कि वनरोपित जलग्रहण क्षेत्र, मैग्रोव, आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकते हैं। बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत ये परितंत्र स्वयं संकट में है और प्रबंधन उपगमों के अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय और अनुकूली बनाना होगा। प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच संयोजनों जैसा कि प्रवासन गलियारों की आवश्यकता जातियों की गतिशीलता सुकर बनाने के लिए होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। यह है प्रश्न हमारे सामने। ठीक है। प्रश्न में कहता है उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहायक होंगे। प्रश्न नंबर 30। ठीक है। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, बिल्कुल ये आवश्यक है। अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण, यह भी आवश्यक है। विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियां, ये बात नहीं कही गई है। प्रवासन गलियारे, यह बात भी कही गई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉम्प्रहेंशन को करने के लिए कॉम्प्रहेंशन पे थोड़ा सा फोकस तो रखना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रहेंशन पे फोकस नहीं होंगे फिर आपके लिए हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्रहेंशन पे हम फोकस रखेंगे, पूरा दिमाग लगा के रखेंगे। जब हम ऑप्शंस पे आएंगे तो ऑप्शन में एक दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो अपने आप एलिमिनेट होंगे। पहले आपको उन्हें एलिमिनेट करना है, उसके बाद ऑप्शन पे फोकस करना है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है। प्रश्न में कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। एक धान मत एक ही प्रकार की फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्में और उनके वन संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यह भी सही है। पहला और दूसरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। यह है प्रश्न। आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन तथा इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किफायती प्रकार की हों तब बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं उस दृष्टिकोण की तुलना में जो कि पृथ्वी को विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखता है। हमें चमक दमक के आकर्षण से परे जाना चाहिए। ठीक है। तथा समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, पृथ्वी मानव की खाद्य, वस्त्र तथा आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। केवल लगा दिया, ये गलत है। पर्याप्त चुनौती का सामना करने का एकमेव लगा दिया तो यह भी गलत है। हमारे लिए भोक्तावाद को कम करना अपने हित में है। केवल जैविक, केवल लगा दिया तो यह भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा फायदा तो यह है केवल, असंभव, अवश्य, निश्चित ही, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, सीधा आपको आगे बढ़ जाना है। इस परिच्छेद को पढ़िए, पढ़िए। कुछ लोगों का विश्वास है नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। यह सिद्धांत मिथ्या है क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य ही सिखाई जा सकती है। यह खोज युद्ध के समय में की गई है और प्राप्त परिणाम प्रशिक्षकों को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। ठीक है। बाएं जाने या दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है किसी भी तरफ जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। यानी कॉम्प्रहेंशन आपको मैसेज भी दे रहा है कि कभी भी हमारे पास ये कंफ्यूजन कंडीशन होती है ना कि हम ये करें या ना करें, तो ये करें या ना करें, इस पे अंतहीन तौर पे चर्चा करने से बेहतर है कि हम कोई ना कोई डिसीजन ले लें। अगर आप ऐसे पैरा को अच्छे से पढ़ेंगे तो एक तो फायदा है कि अगर इनमें से कुछ डेटा भी आपके दिमाग में सेव हो गया तो इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, जब आप निबंध वगैरह लिखेंगे या कहीं कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल जरूरत होगी,
तो वहाँ आपके बहुत काम आएगा, इसीलिए इन सबको इंक्लूड किया। अदरवाइज मैं चाहता तो केवल बेसिक न्यूमेरेसी और जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न ही करा सकता था। लोग मानते हैं कॉम्प्रिहेंशन कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि इस बार भी बहुत लोग फेल हुए हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा जब तक इसके प्रति सचेत नहीं होंगे। तो देखिए, बाएं जाने या दाएं जाने विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है किसी भी तरफ जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। किसी भी दिशा का एक दृढ़ चुनाव कर ले, उसमें सही होने का तब भी सहयोग हो सकता है जबकि कुछ न करना लगभग निश्चित तौर पर कन्फर्म है। इस परिच्छेद के लेखक का मत है कि, लेखक का क्या मत है? नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से सीखा जा सकता है, तो पहला गलत हो गया। नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता, साथ ही सिखाया भी जा सकता है, यह बात कही गई, इसको होल्ड पे रख लो। प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लें ये बात नहीं है, क्योंकि जो प्रशिक्षण नहीं पाए वो कैसे कर लेंगे। हाँ, जो नेतृत्व के गुण सीखते हैं उनकी क्वालिटी यानी इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से होता है, तो ये गलत है। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बन पाते हैं, ये बात तो कही नहीं गई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक संख्या 3 अंकों से बनी जिसमें मध्य वाला अंक 0 और उनका योग 4 है। यदि प्रथम और अंतिम अंकों के विनिमय करने पर बनी संख्या स्वयं उस संख्या से 198 अधिक, तो प्रथम और अंतिम अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? चलिए देखते। अब संख्या जब 3 अंकों की होगी, मान लो हम ले लेते हैं 240, 245 ले लेते हैं फॉर द एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये इकाई का अंक है 5, ये दहाई का अंक है 4 और ये सैकड़े का अंक है। सैकड़े का अंक का मतलब जो 2 है वो 200 के बराबर वैल्यू रखता है, जो 4 है वो 40 के बराबर रखता है, और जो 5 है वो किसके बराबर रखता है? 5 के बराबर रखता है। तो एक तो हम अगर मैथमेटिकल वे में जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे लिख सकते हैं। इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो 100z प्लस 10y प्लस x। चलो घटा देते हैं, घटा देंगे तो ये कट गया, ये हो जाएगा 100x माइनस x, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस 100z प्लस z, ये होगा 99x माइनस 99z, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस z, और यहाँ क्या होगा 99, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिखा रहा है? संख्या 198 अधिक है, कितना? 198। तो जाहिर सी बात है x माइनस जेड इक्वल टू 198 बटे 99, काट देंगे, कितना आ गया? 2, और ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये तो हो गया एक्स वाई मान के। अगर आप एक्स वाई मान के नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैं आज एक फॉर्मेट सिखा देता हूं। कोई भी हम 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 243 ले लिया, ठीक है। अब इनके अंकों को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 342 हो जाएगा, यही होगा। सैकड़े और इकाई का अंक बदल दिया। अब ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा दो, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ 13 में से 4 घटाएंगे 9, कितना आ गया? 99। यानी जब भी कभी भी अंतर 99 आए तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर
एक होगा। एक होगा मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? एक ही तो आएगा। अगर 99 है तो, अगर इसी की जगह 99 का दुगना कितना होता है? 198। अगर संख्या में 198 का अंतर आ जाए तो उनके बीच कितने का अंतर होता है? 2 का। अगर इसी में 3 नवा 27, 3 नवा 27, 2 29, 297 का अंतर आ जाए, यानी संख्याओं को पलटने में, सैकड़े और इकाई के अंक को पलटने पर अगर 297 का अंतर आ जाए तो सैकड़े वाली और इकाई वाली संख्या के बीच जो अंतर होगा वो कितने का हो जाएगा? 3 का। यानी आप एक्स वाई जेड मान के भी लगा सकते हैं और ऐसे फॉर्मेट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी पलकों को रंग करके 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में से कितने घनों में केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? केवल 2 फलक का फार्मूला होता है, जिन्होंने क्लास ली है उन्हें पता है। केवल 2 फलक। 2 फलक हमेशा निकलते हैं किनारों से, एज से, जिसे कहते हैं एज, किनारों से निकलते हैं। फार्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स वैल्यू होती है बड़ी भुजा, बड़े घन की भुजा ऑब्लिक छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा है 3, छोटे घन की भुजा है 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहां लिखेंगे 12 इंटू 3 माइनस 2, अर्थात 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 700 से 1000 तक, 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से, दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होगा? अब देखिए, खूब ध्यान सुनना, जो लोग भी इस प्रश्न को देख रहे हैं खूब ध्यान सुनना। अब सोचने में तो बड़ा खतरनाक प्रश्न लग रहा है ना, कि 700 से 1000 पूरी संख्याएं लिखनी है, उसमें ये देखना है कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें सैकड़े का दहाई से बड़ा हो, दहाई का इकाई से बड़ा हो। अब लोग कहते हैं कि जो बेसिक न्यूमरेसी सीसेट में आती है टफ होती है। टफ नहीं होती, सिखाया सही तरीके से नहीं जाता, यानी आसान तरीके से सिखाया जाएगा तो टफ नहीं होगी। देखिए, मैं आपको आसान की दुनिया में ले चलता हूं। पेन पेपर ले लिया ये, अब यहां मैं आपको सिखाता हूं। 700 से 1000 के बीच वारा नहरा करना है। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। पहला ये कि आप इसे आराम से समझ लीजिए, दोबारा आराम से समझने में हो सकता है आपको लगे अरे इसमें तो 3-4 मिनट लग गए, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 1 मिनट में कैसे हो सकता है। लेकिन पहले आप 3-4 मिनट वाला समझ लें कि वास्तव में होगा कैसे। अब 700 से 1000 के बीच लिखना है। अब जिस संख्या की शुरुआत ही 700 से होगी तो सैकड़े का अंक क्या हो सकता है? 7। 7 से नीचे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संख्या 700 से शुरू होगी। अब अगर सैकड़े के स्थान पे 7 होगा तो दहाई के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? क्योंकि उसने कहा है कि दहाई वाला अंक, मतलब सैकड़े वाला अंक दहाई अंक वाले अंक से बड़ा होना चाहिए। तो यहां हम रख सकते हैं 6। 7 के बगल में 6, 6 कम है। 7 के बगल में 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, 7 नहीं रख सकते क्योंकि बराबर हो जाएंगे। तो 7 से कम क्या होगा? 6। यानी जो पहला स्लॉट बनेगा सैकड़े के स्थान पे 7, दहाई के स्थान पे 6। अब सवाल यह है कि इकाई के स्थान पे क्या क्या होगा? इकाई के स्थान पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इकाई के स्थान पे 6 नहीं हो सकता क्योंकि फिर दहाई वाला और इकाई वाला बराबर हो जाएगा। खूब आराम से समझिए। इस प्रश्न को समझने के बाद आपके अंदर बहुत सी हिम्मत आ जाएगी कि बेसिक न्यूमरेसी के प्रश्न को हम करते कैसे। अब सवाल है वो संख्या कौन कौन सी बनेगी? 760, 761, 762, 763, 764, 765। ये टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी? 6।
ये 6 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा और दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा होगा। आप देख लीजिए, ये तो हो गया 7 और 6 लेके। अब आ जाइए नीचे, अगर सैकड़े पे 7 हो और दहाई पे 5 हो, 5 भी होगा क्योंकि ये भी तो कम में ही आता है। अब अगर दहाई के स्थान पे 5 है तो इकाई के स्थान पे क्या क्या होगा, आराम से देखना। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 755 नहीं होगा क्योंकि 5 5 बराबर हो जाएंगे। तो क्या क्या होगा, 750, 751, 52, 53, 54, यानी टोटल हमें संख्याएं कितनी मिलेंगी, 5। अब थोड़ी देर में आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। फिर 7 और 4 ले लो, इकाई क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी 740, 741, 742, 743। ये वो संख्याएं होंगी जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा और दहाई इकाई के अंक से बड़ा होगा। टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी, 4। अब 7 के साथ 3 ले सकते हैं, तो 0, 1 और 2, यानी 730, 731, 732। ये कितने मिले, 3। अब 7 के अलावा यहां 2 भी हो सकता है, तो 2 होगा तो इकाई के अंक पे क्या होगा, 0 और 1, यानी 720 और 721। ये कितने हुए, 2। अब 7 के बाद 1 भी ले सकते हैं, 1 भी 7 से छोटा है दहाई के स्थान पे, तो इकाई क्या ले पाएंगे, 0, केवल 0 ले सकते हैं। तो ये कितना होगा, 1। यानी जब सैकड़े पे 7 होगा तो वो कितनी संख्याएं होंगी जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा हो और दहाई इकाई का, वो संख्याएं क्या क्या होंगी, ये 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 1 21। टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 21। ये होंगी 700 वाले से। पहले मैं आपको आसान वाला समझा रहा हूं एक्सप्लेन करके, फिर मैं बता दूंगा कि इसको आसानी से 1 से 1.5 मिनट में कैसे कर सकते। अब 7 के बाद आएगा 8, क्योंकि 700 से 1000 के बीच में एक 7 वाला सैकड़ा होगा, एक 8 वाला सैकड़ा होगा, एक 9 वाला सैकड़ा होगा, 3 सैकड़े चलेंगे। अब अगर 8 वाला सैकड़ा आएगा तो दहाई भी क्या हो सकता है, 7। इकाई भी क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 और 6। इतनी संख्याएं हो सकती हैं, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876। टोटल संख्याएं कितनी होंगी, ये 7 है ना। अब इसी तरह 8 7 के बाद हम क्या लेंगे, 8 और 6, तो फिर 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6। टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी, 6। इसी तरह 8 और 5 लेंगे तो 0 1 2 3 4, ये संख्याएं बनेंगी 5। 8 और 4 लेंगे तो 0 1 2 3, ये संख्याएं बनेंगी 4। 8 और 3 लेंगे 0 1 और 2, ये संख्याएं बनेंगी 3। इसी तरह 8 और 2 लेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये संख्याएं बनेंगी 2। 8 और 1 लेंगे तो केवल 0 हो सकता है, बनेगा 1। तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, 2 27 1 28। टोटल कितना आ गया, 28। यानी 7 के सैकड़े में 21, 8 के सैकड़े में 28, तो 9 के सैकड़े में 9 का सैकड़ा निकालते हैं। 9 में क्या होगा, यहाँ 9 हो सकता है तो यहाँ 8, यहाँ क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987। टोटल ये संख्याएं कितनी होंगी, 8। अब 9 के साथ 7 लेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने बनेंगे, 7। अब 9 के साथ 6 लेंगे तो क्या होगा, 0
1 2 3 4 5, ये संख्याएं बनेंगी 6। अब आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि 8 7 6, इसके बाद क्या बनेंगी 5 4 3 2 1, जोड़ दो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 4 30, 3 33, 2 35, 1 36। ये टोटल कितना बनेगा? टोटल बनेगा 36। ठीक है। अब पूछ रहा है 700 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से, दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होगा। तो 21 28 और 36, 21 28 और 36, 21 28 और 36, 8 6 14 1 15, 2 2 4 3 7 1 8, 85। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब किसी विद्यार्थी के मन में ये सवाल आएगा कि आखिर इस प्रश्न को एकदम आसानी से कैसे किया जा सकता था। एकदम आसानी से ही मैंने किया है, बस आपको देखने में लग सकता है कि हाँ कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, अब देखिए आसानी से कैसे हो सकता था ये। यहाँ आइए, इतना तो बनाना पड़ेगा। 7 6, ये हमने संख्याएं देखी 6 हुई, 7 और 5 बनाया संख्याएं 5 आई, 7 और 4 बनाया संख्याएं 4 आई। या हो सकता है 7 वाली पूरी स्लॉट बनानी पड़े, और इसको बनाने में आपका जाएगा 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास। अब आपको अगर थोड़ी सी समझ है तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर 7 का सैकड़ा लेके चल रहे हैं तो 6 5 4 3 2 1 मिल रहा है। तो अगर 8 का सैकड़ा ले चलेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 मिलेगा, और 9 का सैकड़ा लेके चलेंगे तो वही 8 7 6 5 4 3 2 1 मिलेगा। ये देखिए मिला हुआ है, और इन नंबर्स को जोड़ के ऐड कर देंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि विद इन 2 मिनट्स अथवा 2 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट 12 सेकेंड में इसका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है लेखनी, पेंसिल, पेंसिल पुस्तक तथा पुस्तक और टोपी। ये देखिए, लेखनी लेस देन पेंसिल, पेंसिल लेस देन किससे है? पुस्तक से। मतलब लेखनी पेंसिल से छोटी है, पेंसिल पुस्तक से छोटी है। फिर कहता है पुस्तक टोपी से बड़ी है। किससे? टोपी से। अब ध्यान देना, यहां बड़े खतरनाक बात आ गई। क्या खतरनाक है? पुस्तक जो है वो पेंसिल से बड़ी है, पुस्तक लेखनी से भी बड़ी है, और पुस्तक टोपी से भी बड़ी है। यहां पर लेखनी और पेंसिल की टोपी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि पुस्तक टोपी से भी बड़ी है और पेंसिल से भी बड़ी है। पुस्तक टोपी से भी बड़ी है और लेखनी से बड़ी है। लेखनी पेंसिल से छोटी है, लेकिन लेखनी और पेंसिल की टोपी से किसी मामले में हम तुलना नहीं कर सकते। अब प्रश्न में कह रहा है कौन सा सदैव सत्य होगा? लेखनी टोपी से बड़ी है, ये नहीं कह सकते। लेखनी पुस्तक से छोटी है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। पेंसिल और टोपी बराबर है, ये कह नहीं सकते। पेंसिल टोपी से बड़ी है, यह कह नहीं सकते। तो ऑप्शन बी 37 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 38। एक पुस्तक विक्रेता ने x प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की ये पुस्तकें बेची, x+2 की दर से इतिहास के +2 बेची, x-2 प्रति की दर से गणित के -2 बेची। उसकी कुल बिक्री कितने रुपए में है? चलिए, x पुस्तक ए पुस्तकें बेची, ऐसे लिख लो। x गुणित ए बराबर ax। फिर कह रहा है x+2 प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की a+2 बेची, यानी x+2 इंटू a+2, इनका गुणा कर दो। x का a में गुणा करेंगे तो ax, x का 2 में गुणा करेंगे +2x, प्लस अब a का गुणा x में करेंगे तो ax +2a,
ठीक है, ये पहले वाली है, तो कह रहा है ना भूगोल की पुस्तक कितनी आएंगी, AX रुपए की, और X+2 पुस्तक के दर से इतिहास के A+2 है, तो ये आएगा। फिर कह रहा है AX-2 प्रति पुस्तक की दर से गणित की A-2, ठीक है, गणित X-2 इंटू A-2, चलिए गुणा करेंगे। पहले x का a में गुणा करेंगे तो ax, x का -2 में गुणा करेंगे तो -2x, फिर -2 का गुणा a में करेंगे तो -2a, फिर -2 का गुणा -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ये आ गया हमारी गणित की पुस्तक है, ठीक है। अब कुल कितने की बेची, आइए जोड़ देते हैं, ax प्लस ax प्लस 2x प्लस ax प्लस 2a, अभी आ जाओ, प्लस ax -2x -2a प्लस 4, इतने की बेची। अब आप इसमें देखो माइनस प्लस एक दूसरे को काट देंगे, ये देखो +2a -2a कट गया, +2x -2x कट गया। अब देखो ax 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 ax, यहां पर होगा, इस क्वेश्चन को काट दिया जाए, इसको हम फिर से कराएंगे, ठीक है, फिर से यहीं पोडियम पे खड़े होकर कराएंगे। ऐसा कितना होगा, x गुणित a बराबर x, या इसको लिख लो ax, ठीक है। ये तो हो गई भूगोल की। फिर कह रहा है x+2 प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की A+2 बेची, तो इतिहास की x+2 इंटू A+2, चलिए गुणा करते हैं, x का गुणा करेंगे ax प्लस x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x प्लस, अब 2 का a में गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 दूनी 4, ये हो गई इतिहास की पुस्तकें। अब कह रहा है x-2 प्रति पुस्तक के दर से गणित की A-2 पुस्तकें बेची, तो x-2 इंटू A-2, चलो गुणा करते हैं, x का में करेंगे ax -2x, क्योंकि ये माइनस है ना, अब -2 का a में करेंगे तो -2a, और -2 का -2 करेंगे +4, इतनी पुस्तकें, इतने रुपए हो गए। ये हो गई भूगोल की, ये हो गई इतिहास की, और वो हो गई गणित की। अब सबको जोड़ देना है, आइए जोड़ते हैं, ax प्लस ax 2x प्लस 2a प्लस 4, अब ये जोड़ो, प्लस ax -2x -2a प्लस 4, -2a से +2a कट गया, +2x से -2x कट गया। अब ऐड करो 1 2 3, 3ax 4 और 4 8, 3ax प्लस 8, ऑप्शन बी आ गया हमारा आंसर। चलो, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी x से अभी भी दुश्मनी चल रही है, x होता भी खतरनाक है, तो अगर x से आपकी दुश्मनी है और आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित बिल्कुल नहीं आता, एकदम सन्नाटा है, उस कंडीशन में अगर बी स्मार्ट, थोड़ा स्मार्ट होके करना चाहेंगे तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अब मान लेते हैं कि ये हमें कुछ नहीं आता, गुणा करना आता ही नहीं है, एकदम सब कुछ सन्नाटा है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। x है, x+2 है और x-2 है। x की वैल्यू हम मान लेते हैं 3,
अब आपके मन में आएगा 3 क्यों माने हैं, आप 4 भी मान सकते हो, 5 भी, लेकिन छोटी संख्या मानोगे तो गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके मन में आएगा कि x को फिर 2 और 1 क्यों नहीं माना, वो इसलिए नहीं माना, अगर 2 मानेंगे 2 में से 2 x - 2 भी है ना, 2 में से 2 घटा के 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 3 मान के चला। ठीक है, अब इसी तरह a की वैल्यू माननी है। a में क्या क्या है, एक तो a है, एक a+2 है, a-2 यहां भी है, तो a की भी मैंने मान लिया 3। ठीक है, अब कह रहा है कि भूगोल की x रुपए प्रति पुस्तक की दर से a पुस्तकें बेची। ठीक है, तो मान लो भूगोल की 3 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तकें बेची, तो भूगोल होगा 3 रुपए की दर से 3 पुस्तकें, तो कुल टोटल कितना हो गया 9 रुपए, यही होगा। अब आते हैं इतिहास पे। इतिहास में करा x+2 प्रति पुस्तक की दर से a+2 बेची, तो x+2 कितना हो जाएगा 5, और कुल के बेची कितने 5, तो 25 रुपए। अब गणित में आते हैं, x-2 पुस्तकें हैं, तो x-2 मतलब 1, और बेची कितने हैं a-2 पुस्तकें बेची है, तो a-2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणित 1, 9 5 14 1 15, कुल उसने कितने की बेची है 35 रुपए की। अब सवाल यह है कि 35 रुपए को तो उसने बेच ली, अब आप कैसे बेचेंगे ऑप्शन में। आइए मैं ऑप्शन में, अब ऑप्शन में a और x की वैल्यू रखिए चारों में, जहां 35 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो x यहां रखे 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, तो 9 9 18 ही होगा, 35 नहीं हुआ तो गलत है। यहां रखो 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27 और 8 कितना होगा 35, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 9ax है, तो 9 गुणित 3 गुणित 3 तिरिक्का 9 9 81, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये तो पहले ही गलत हो गया। और x³ प्लस a³ x³ इंटू a³, x³ 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27 गुणित 27, 27 गुणित 27 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी आप x से लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, नंबर मान के लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, इसलिए बिल्कुल किसी भी मुद्दे पे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब हम आ गए प्रोबेबिलिटी की दुनिया में, लेकिन आपको प्रायिकता से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, किसी झोले में 15 लाल और 20 काली गेंदें हैं। यहां हमने लिख दिया लाल हैं 15 और काली हैं 20, लिख दिया बिना किसी टेंशन के। प्रत्येक गेंद पर 1 2 या 3 की संख्या लिखी है, ठीक है लिखी है। लाल गेंदों की 20% पे 1 लिखा है, उनके 40% पे 3 लिखा है। अगर 20 पर 1 और 40 पे 3 लिखा है तो 40 20 60, यानी जो अदर 40% होंगी उन पे क्या लिखा होगा 2 लिखा होगा। इसी प्रकार काली गेंदों में 45 पर 2 और 30 पर 3 लिखी है, तो 45 30 कितना होता है 75, यानी 25% पे 1 लिखा है। इतना पढ़ लिया। एक बालक यादृच्छिक माने एकाएक एक गेंद निकालता है। यह गेंद यदि लाल है और उस पर 3 की संख्या है, तो लाल निकले और 3 की संख्या हो, यह कब संभव है। ऊपर चलिए, अब कह रहा है 15 लाल गेंद हैं 20 काली, ये लिखा है। लाल गेंदों की 20% संख्या पे 1 लिखा है, ठीक है, और उसके 40% पे 3 लिखा है। कितने पे 40% पर 3 लिखा है, तो हमें 3 वाली ही चाहिए। किसका 40%, 15 का 40%, 15 का 40% निकालेंगे तो 15 गुणित 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। इसको आप 2/5 भी लिख सकते थे, तो टोटल गेंद कितनी आ गई 6, यानी 6 लाल, ठीक है। अथवा यदि गेंद काली है तो उस पर 1 या 2 की संख्या हो, 1 या 2 की। अब काली पे चलते हैं, कह रहा है इसी प्रकार काली गेंदों पर 45% पर 2 हैं, 45% 2, तो 20 का 45% निकाल लो, कितना आ गया 9। 20 का 45% कितना होगा 9। 9 ऐसी गेंदें होंगी जिन पे लिखा होगा संख्या 2, ठीक है। अब कह रहा है 1 भी हो सकता है, कह रहा है ना काली पे 1 या 2 लिखा हो, 3 नहीं,
तो 2 वाली तो हो गई 9, एक वाली कितनी होंगी? तो 45% पर 2 लिखा है और 30% पे 3 लिखा है, तो 45 30 75, बचा कितना? 25%। तो 25% पे 1 लिखा होगा, तो 20 का 25% निकाल लो, 25/100, यानी 1/4 भी कर सकते थे। तो कितना आ गया? 5। अब कुल कितनी गेंदें वो निकाल सकता है? 6, 9 और 5। 9 5 14 6 20। 20 गेंदें निकाल सकता है। और कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद कितनी है? 15 लाल है और 20 काली है। कुल गेंद कितनी है? 35। और उसके पास जो निकालने की मतलब उसको राइट दिया गया है, पॉसिबिलिटी, संभावना दी गई है, वो कितनी निकाल सकता है? 20 गेंदें। तो पूछ रहा है तो बालक जीत जाता है। उसके जीतने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का मतलब होता है कि जो टोटल है और जो आपके लिए संभावित है, संभावित ऑब्लिक टोटल। तो संभावित कितनी है? 20 और टोटल कितना है? 35। काट दो, 5 चौक 20, 5 7 35, यानी 4/7। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 4/7 आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है प्रश्न नंबर 40। इसको देखिए। 40 में कह रहा है 2 व्यक्ति ए बी किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं। तो ये वृत्तीय मार्ग मैंने बना दिया। बी ए से आगे तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। 30 डिग्री का कोण बनाने का मतलब ए यहां है और बी यहां है, इनके बीच कोण कितना है? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यस्ततः सम्मुख है, तो इसके सम्मुख क्या होगा? ये, यानी ए यहां से चल के यहां तक आएगा, तो कुल कितना चलेगा? 180 डिग्री। ए यहां से यहां तक आएगा तो 180 डिग्री ही चलेगा ना। अब कह रहा है तब वह बी से मिलता है। अगर ए यहां से यहां तक 180 डिग्री चलेगा, तो जब बी यहां से यहां तक आएगा तो कितना चलेगा? ये 30 कम हो जाएगा, तो बी चलेगा 150 डिग्री। जब ए चलेगा 180 डिग्री, तो बी कितना चल रहा है? 150 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है। तो कह रहा है ए और बी की चालों का अनुपात क्या है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रहे हो? चलिए काट देते हैं। 3 छक 18 और 3 5 15, 6:5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी हो गया, ये भी एकदम आसान प्रश्न था। यहां आइए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाए, यानी कुल वो 30 अंक पाया, फिर भी 30 अंक से फेल हो गया। यानी अगर वो 60 अंक पा जाता तो पास हो जाता। इसका मतलब यही हुआ। अब कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। परसेंट में 40 और एक्चुअल में पाने चाहिए कितने? 60। यानी 40% बराबर है 60 के। 1% बराबर होगा 60/40 के। तो 100% बराबर होगा 100 गुणित 60/40। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, ये 50 गुणा कर दिया, कितना आ गया? 150। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी एकदम आसान प्रश्न था और आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। ये देखिए, इसको आप वेन डायग्राम से एकदम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए। उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए थे, 14 हॉकी की पैंट पहने हुए थे। एक भी लड़का ऐसा नहीं जिसने कमीज या पैंट न पहनी हो। तो पूरी वर्दी पहने हुए लड़कों की संख्या क्या होगी? यहां पैंट वालों को रख दिया, ये कमीज वालों को बना दिया।
अब आप देखिए टोटल लड़के आए हैं 19, यानी टोटल 19 होना चाहिए। यहाँ अंदर जो भी डेटा आएगा वो टोटल कितना होना चाहिए, 19। अब देखिए 11 हॉकी की कमीज पहने, 14 हॉकी की पैंट। अगर 11 और 14 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 25। 25 हो जा रहा है ना, जबकि हकीकत में आए कितने हैं, 19 ही। जब 19 आए हैं और पैंट और कमीज वालों को अलग अलग जोड़ रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो पैंट कमीज दोनों पहने हुए, यानी वो एक बार कमीज में भी काउंट हो रहे हैं और पैंट में भी। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 19 घटा देंगे तो कितना आ गए, 6। यानी 6 व्यक्ति ऐसे होंगे जो पूरा ड्रेस पहने हुए होंगे। ठीक है, पैंट भी पहने होंगे, कमीज भी। अब केवल पैंट कितने पहने हैं, 11 हॉकी, कभी 14 हॉकी की पैंट, 14 हॉकी की पैंट पहने हुए हैं और 11 कमीज पहने हुए हैं। तो केवल पैंट कितने पहने होंगे, 8। अब आप देखिए 8 6 14 5 19 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस प्रश्न में चूंकि उसने पूछा है पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या क्या होगी, तो वो तो 6 होगी, ऑप्शन सी। ये तो आ गया आंसर, ये तो वहीं आ जाता जब हम 11 और 14 को जोड़े हैं, 25 आया है, 19 घटा दिए, 6 आ गया। लेकिन अगर इसी प्रश्न में यूपीएससी भविष्य में आपसे ये पूछ ले कितने लोग ऐसे थे जो केवल पैंट पहन के आए थे, केवल पैंट और ऊपर खुला हुआ था, तो संख्या क्या होगी, 8। कितने लोग ऐसे होंगे जो केवल शर्ट ही पहन के आए थे और कुछ भी नहीं पहने थे, केवल लगा देगा, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 5। और 6 ऐसे होंगे जो दोनों पहने होंगे। इसको निकालने का तरीका है कि जितनी टोटल संख्या हो, जो अतिरिक्त आ रहा हो उसको माइनस कर देंगे, अपने आप वहां से आंसर आ जाएगा।